बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं सिकंदर आज़म के हिस्सा सोम पार्ट 3 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था, करी के मैदान का मार्का जिसमें कि हिंदुस्तान के राजा पोरस और दूसरी तरफ से ग्रीक बादशाह सिकंदर आज़म का टकराव हुआ करी के मैदान में, जो कि दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान में वाक़ है और अटक से इसका फ़ासला 100 मील के करीब बनता है। तो दोस्तों, करी के मैदान में जो टकराव हुआ वहाँ पर बेहतरीन सफ़बंदी की थी राजा पोरस ने अपने 50,000 साथियों के साथ। राजा पोरस की फ़ौज का मैं नक्शा आपको बता देता हूँ कि उसकी फ़ौज में 200 हाथी, जिनके ऊपर मुसल्ला सवार बैठे थे हिफाजत के लिए और तीरंदाजी के लिए। उसके बाद 30,000 प्यादा पैदल सिपाही उसकी फ़ौज का हिस्सा थे। 4 से 5,000 घुड़सवार, जिनको कैवेलरी या रसाला रेजिमेंट कहा जाता है, वो उसकी फ़ौज का हिस्सा थे। जबकि 3 से 4,000 रथ जो है वो एक बग्गी की किस्म है, जिसमें के 4 घोड़े होते हैं और पीछे बग्गी नुमा जो है वो कह लें कि उस वक्त के हिसाब से यही कह लें कि वो टैंक थे उस वक्त के। एक घोड़ों के साथ बग्गी थी, बग्गी के अंदर 6 सवार होते थे। 2 जो है वो घोड़ों को हाँकने के लिए या चलाने के लिए, 2 सवार जो है वो तलवारों से लेस और 2 सवार दोनों तरफ में बग्गी के, जो कि तीर अंदाजी का काम करते थे। तो 6 के ये दस्ता था एक बग्गी के अंदर। तो ये बहुत ही उस वक्त का हिंदुस्तान के सिपाहियों का एक बेहतरीन हथियार था, जिसको रथ बोला जाता है या रथे बोला जाता है, जो कि जंगी बग्गियों पर मुश्तमिल था, आज के टैंक के मुशाबे है। दूसरी तरफ पर जो है वो सिकंदर आज़म ने जो सफ़बंदी की थी, उसमें उसके फ्रंट के ऊपर आगे के हिस्से में उसके आजमूदा 4 से 5,000 घुड़सवार जवान, जो उसके फ्लैंक्स थे या रसाला रेजिमेंट्स थी वो थी। उसके पीछे जो प्यादा और पैदल फ़ौज थी, उसकी तादाद भी 20 से 25,000 के करीब थी। जबकि 5,000 का दस्ता वो दरियाए जेहलम के पार क्रेटरोस की क़यादत में छोड़ आया था, और 5,000 का राजा अम्बी, जो कि टेक्सला का राजा था, मुकामी राजा था टेक्सला का, जिसने कि अतात कबूल कर ली थी राजा पोरस की, उसका 5,000 सिपाहियों का दस्ता भी इस जंग में सिकंदर आज़म की तरफ से लड़ रहा था। तो दोस्तों, जंग का आगाज़ होता है सिकंदर आज़म के दरियाए जेहलम पार करने के साथ। उसको रोकने के लिए राजा पोरस का बेटा जाता है, लेकिन जल्दी में वो कलील तादाद में सिपाही ले गया मौरखीन के बयान के मुताबिक, और वो मारा गया सिकंदर की आजमूदा फ़ौजों के हाथों। उसके बाद राजा पोरस कुछ देर तो इस्तांबुल में रहा, कि जहाँ पर सिकंदर का पहला पड़ाव था, और वहाँ पर क्रेटरोस की क़यादत में फ़ौजें तैनात थी। कि वो इस चशोपंज में था राजा पोरस कि आया कि क्रेटरोस की क़यादत में जो फ़ौजें हैं वहाँ से दरिया पार किया जाएगा, पहले उनसे निपटा जाए, या पहले सिकंदर आज़म के मुकाबिल हुआ जाए, जो कि दरिया पार करके करी के मैदान में पहुँच चुका था। बिलाखिर राजा पोरस ने यह फ़ैसला किया कि कुछ हिस्सा पीछे छोड़कर, जो कि क्रेटरोस की फ़ौजों से निपटेगा, आगे वो बढ़ा अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ और सिकंदर आज़म की फ़ौजों से टकरा गया। तो दोस्तों, सुबह से शाम तक ये मार्का हुआ।
इस मार्के के बारे में ज़्यादातर ग्रीक और यूनानी हिस्टोरियंस की बातें, मेगस्टियंस की और दीगर जो उस वक़्त के यूनानी लोग थे या मौरखीन थे, उनके ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, जबकि इसके जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं उसके बारे में इख्तलाफ है। मुकामी जो हिस्टोरियन हैं वो कुछ और कहते हैं, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। बहरकैफ यूनानी और जो दूसरे दीगर मौरखीन हैं आलमी, अंग्रेज़ मौरखीन, उनके मुताबिक ये दोनों फ़ौजें टकराती हैं। सबसे पहले सिकंदर आज़म करी के मैदान में जिस जगह पर हाथी थे उसकी लेफ़्ट साइड से, बाईं तरफ से अपने घुड़सवार दस्तों के साथ अटैक करता है, जिस साइड पे हाथी मौजूद नहीं है, और वहाँ से इसके साथ ही वो 1000 बेहतरीन तीर अंदाज़ों को हुक्म देता है कि वो हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर तीरों की बुछाड़ कर दें। इन तीरों की बुछाड़ में हिंदुस्तानी फ़ौज की बकौल मौरखीन पहली सफ़े, राजा पोरस की फ़ौज की पहली सफ़े उखड़ जाती हैं और वो तबाह हाल हो जाती हैं। तो इसी असना में उसका जनरल क्यानूस वो राइट साइड से अटैक करता है, जबकि लेफ़्ट साइड पर सिकंदर की क़यादत में जो फ़ौज है वो हमला आवर होती है और हाथियों से बचती बचाती वो पोरस की फ़ौज की सफ़ों को उधेड़ कर रख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि वॉर मिलिट्री में और वॉर हिस्ट्री में हमेशा उन फ़ौजों ने कामयाबी हासिल की है जो कि सरीउल हरकत होती हैं, जो कि तेज़ी से मूव करती हैं, जिनकी मूवमेंट ब्रिस्क होती है। जबकि हमेशा हमने ये देखा है तारीख़ में कि जो फ़ौजें भारी भरकम लश्करों के साथ और ज़्यादा सिपाहियों के साथ मैदान में उतरती हैं, अक्सर उन्होंने शिकस्त खाई है, क्योंकि वो अपने तादाद के ज़ोम में होते हैं और अपने भारी भरकम वजूद के बाइस और भारी लॉजिस्टिक्स के बाइस जल्दी से स्ट्रेटजीज़ और अपनी पोजीशंस को तेज़ी के साथ बदल नहीं सकते, जिसका हमेशा कम फ़ौज वाले और तेज़ी से मूव करने वाली फ़ौज ने हमेशा फ़ायदा उठाया है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि सिकंदर आज़म ने कि जो तीर अंदाज थे उन्होंने हाथियों को डैमेज किया। हाथियों ने बुखलाहट में वापस पलट कर अपनी फ़ौज को, दुश्मन की फ़ौज को भी नुकसान पहुंचाया और अपनी फ़ौज की भी बहुत सी सफ़ें उधेड़ दी। तो दोस्तों, जब हिंदुस्तानी रसाला अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, इसी दौरान में फ्रंट से जनरल क्यानूस और सिकंदर आज़म हमला आवर हो रहे थे, जबकि बैक साइड से अकब से जनरल क्रेटरूस ने दरिया अबूर किया और पिछली साइड से, यानी कि दोनों साइड से, फ्रंट से और बैक से हिंदुस्तानी फ़ौज घिर गई और यूनानियों ने बेहतरीन अपनी जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज को घेर कर मारना शुरू किया। उस दिन के मार्के के अंदर 20,000 पंजाबी सिपाही हमारी पंजाब की धरती के अपने के वतन का दफा करते हुए मारे गए और जंग में काम आए। तो यूनानी मौरखीन के मुताबिक राजा पोरस को शिकस्त हुई। राजा पोरस जो कि 6.5 फुट का कड़ियल जवान था, उसको बहुत से ज़ख्म आए और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। शिकस्त के बाद बाकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ के मौरखीन का इस बारे में क्या है। ये मैं आपको ग्रीक हिस्टोरियंस की मुताबिक बता रहा हूँ। तो हाथी के ऊपर जो सवार था और नीम बेहोशी की हालत में राजा पोरस को गिरफ़्तार कर दिया गया। 20,000 के करीब उसके सिपाही, जिनमें उसका बेटा भी शामिल था, वो जंग में मारे गए और फातेह जो था वो सिकंदर आज़म ठहरा। लेकिन ये साबित हो गया कि जंग के लिए जज्बे और जुर्रत और बहादुरी की ज़रूरत होती है। उसमें मद्दे मुकाबिल की शोहरत को नहीं देखा जाता, उनके लश्कर को नहीं देखा जाता, उनके पुरानी फतूहात को नहीं देखा जाता। ये बात यहाँ पे बताना काबिल ज़िक्र है कि राजा पोरस अपनी बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत, जिसका एतराफ़ यूनानी मौरखीन ने भी किया, यूनानी हिस्टोरियंस ने भी किया,
जिस दलेरी और बहादुरी के साथ वो टकराया एक अजीम फातेह के साथ और हमेशा तारीख में अमर हो गया, और उसकी बहादुरी की मिसालें दी ग्रीक्स ने भी, और जंग में बहादुरी से लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ। और उस वक़्त ये मशहूर फ़िक्रा सिकंदर आज़म ने उसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसका जवाब भी बहुत ही दिलचस्प जो कि तारीख में अमर हो गया। उसने कहा वही सलूक किया जाए जो कि एक बादशाह का शयान शान है, जो बादशाहों के साथ किया करते हैं। तो कहते हैं कि इस जवाब के बाद सिकंदर आज़म ने उसको उसके इलाके फ़तह कर जो किए थे उसका इलाका भी वापस कर दिया, उसको तख्त के ऊपर भी बैठा दिया। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। सिकंदर आज़म की जो 10 से 12 साल की जिदोजहद है, उसमें कोई एक भी वाक़या ऐसा हमें देखने में नहीं मिलता कि जिसमें उसने ऐसा रवैया किसी भी अपने दुश्मन के साथ अपनाया हो कि उसको उसका देश भी वापस कर दिया हो, वतन भी, और उसको दोबारा तैनात भी कर दिया हो उसकी बहादुरी से मुतासिर होकर। ये ग्रीक और इंग्लिश मौरखीन के मुताबिक है, जबकि बरे सगीर के और जो सेंट्रल एशिया के मौरखीन हैं वो इस दावे को तस्लीम नहीं करते। उनके मुताबिक इस जंग में ना तो राजा पोरस को फतह हुई और ना ही सिकंदर आज़म को फतह हुई। इट वाज एन इनडिसाइसिव बैटल, ये नतीजा खेज जंग नहीं थी, लिहाजा राजा पोरस कामयाब रहा अपने वतन के दफा में, और सिकंदर आज़म उसकी जो सरजमीन थी जेहलम और सिंध दरिया के दरमियान में उसको फ़तह करने में नाकाम रहा, बल्कि आगे की तरफ मज़ीद किस्मत आजमाई के लिए मूव कर गया। तो नेक्स्ट क्या हुआ ये हम आपको आने वाली जो वीडियो है उसमें बताएंगे कि मज़ीद सिकंदर आज़म ने बरे सगीर में क्या किया, मज़ीद कोई अनेक्सेशन की या कोई इलाका फ़तह किया, या ये मंसूबा अधूरा छोड़कर ही बरे सगीर को छोड़ गया और बरे सगीर से निकल गया। तो मेरे साथ रहिएगा ये जानने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।